नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के ऊपर जो है ये आपके क्वालिटी के से रिलेटेड है। 4M इसको बोला जाता है दोस्तों। तो 4M के अंदर क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे जो कंपनी होती है उसको ज़रूरत होती है 4 रिसोर्सेज की। तो वो चेंज के लिए वो चेंज हम कहीं पे भी कर सकते हैं। मेन, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूँगा जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब के साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड अपडेट भी मिलती है। साथ ही आपको CNC प्रोग्रामिंग सीखने को मिलती है और ये भी देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसा माहौल है, क्या चीज़ है। तो साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो क्वालिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेन, मशीन, मटेरियल जो है और मेथड जो है दोस्तों, ये चीज़ क्या है कि कंपनी के अंदर कोई हमको चेंज लाना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर मान लो कोई कस्टमर है, आपकी कंपनी फ़िलहाल मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रही या फिर कम डॉक्यूमेंट बना रही है, तो अगर आप 4M का डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हो और कंपनी को, अगली कंपनी को पता होता है कि चलो ये लोग मंथली फॉलोअप लेते हैं, 4M के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे कस्टमर पे। साथ ही जो हमारे जो रिलायबिलिटी है उस पर वो थोड़ा ट्रस्ट वाली बात होती है, तो उसमें भी हमको काफ़ी कुछ मिलता है। अब यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ चेंजेस आर नेसेसरी टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन एन इंडस्ट्री, यानी कंटिन्यूस हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ब्रॉड लेवल पे कि आपको मेन मशीन, मटेरियल और मेथड में चेंज करने से क्या क्या होता है या किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आप पहले मेन चेंज के बारे में बात करेंगे। तो मेन का चेंज दोस्तों, जैसे मान लो कोई मशीन है और वो मशीन चला रहा है कोई ऑपरेटर। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, एक स्किल्ड ऑपरेटर, एक अनस्किल्ड ऑपरेटर। अगर जो नया ऑपरेटर होता है तो उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि ये बताते हैं, अगर स्किल्ड ऑपरेटर है तो वो ज़्यादा पार्ट प्रोड्यूस करेगा बजाय उसके जो नया है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, अगर ऑपरेटर छुट्टी लेता है या नहीं लेता है क्या है, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसा है। और मशीन चेंज में क्या था दोस्तों, जैसे मशीन आपकी ब्रेक डाउन पे चली गई, वो किसी भी वजह से जा सकती है। मशीन में चलते हुए कोई फॉल्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, पावर सप्लाई कट गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों, ये मशीन चेंज के अंदर आती है। या मान लो AC कैपेसिटी, जो क्या है कि किसी मशीन की कैपेसिटी ना हो और उस पर हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाला पीस लगा रहे हों, तो वो चीज़ देखी जाती है। तो उससे क्या है कि मशीन पे फ़र्क पड़ता है। तो जितनी मशीन की कैपेसिटी उसके हिसाब से उसके ऊपर पार्ट लगाया जाए। अब हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में। मटेरियल कैसा है दोस्तों, मटेरियल जो होता है कि मान लो आपको कस्टमर ने क्या कहा कि जैसे आप उसको SS के अंदर पार्ट चाहिए। अब आपके पास जो SS का मटेरियल है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, SS की जगह ये नेट या फिर कोई और मेटल होता है, जो एल्यूमिनियम हो गया, उसमें अगर आप उसको पीस बना के दें तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले कस्टमर से पूछना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन उसमें, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए भी आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये कस्टमर के थ्रू ये काम होता है कि मटेरियल की ग्रेड कौन सी क्या है। अगर मटेरियल नहीं होता तो उसके इक्विवेलेंट कोई मटेरियल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कस्टमर को ज़रूर पूछना पड़ेगा। तो ये हाई लेवल वाले जो भी होते हैं आदमी, तो वो लोग ये पूछते हैं। जैसे हमारे क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम के जो हेड होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। मेथड की बात करूँ दोस्तों, तो अगर मान लो हमारा एक कोई भी मेथड है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन पे मशीनिंग हो रही है, तो क्यों ना हम ऑटोमेटिक की जगह उसको मैनुअल करें, जिससे हमको क्या है कि उस पर थोड़ा लोड पड़े। तो इस वजह से अगर मान लो ऑटोमेटिक मशीन पे और ज़्यादा लोड है, तो वो जो फ्री पड़ा हुआ माल है और उसको अगर अर्जेंट देना है तो दिक्कत आएगी। तो बजाय ऑटोमेटिक पे बना के उसको हम मैनुअल पे देंगे, अगर मैनुअल पे लोड ना हो तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों चेंजेस के बारे में। चेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज होते हैं दोस्तों, वो 4 तरह के चेंज होते हैं। 4 तरह के चेंज कौन कौन से यहाँ पे चेंज आपको पहले देखने को मिलेगा, प्लान चेंज। इसके बाद आपको देखने का मिलेगा अनप्लान चेंज। फिर आपको देखने को मिलेगा एबनॉर्मल चेंज। तो प्लान चेंज को आप जो है वो एक्सेप्टेड बोल सकते हो। तो प्लान चेंज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेक्टेड चेंज, यानी जो आपको पहले से पता हो। तो अब हम देखेंगे कि मेन, मशीन, मटेरियल और मेथड पे किस तरह से प्लान चेंज का फ़र्क पड़ता है। तो मेन पे देखेंगे दोस्तों, तो जैसे मान लो कोई भी आपका ऑपरेटर है, उसने छुट्टी ली है, तो मतलब आपको उसके बारे में पता है कि उसने छुट्टी ली है, तो वो मेन के बारे में हो गया।
कोई ऑपरेटर है वो स्किल्ड कितना है या कौन सी मशीन वो चला सकता है। अगर नया है तो वो नहीं चला पाएगा, तो वो चीज़ आपकी एक वो आपका दूसरा चेंज हो गया, वो मेन चेंज के अंदर ही। इसमें तीसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों के इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर कोई पुराना ऑपरेटर या कोई पुराना एम्प्लॉय है तो उसको जानकारी है अपने अनुभव के लिए। अगर नया आदमी है तो उसको उस हिसाब से नई जानकारी नहीं होगी जितनी पुराने के पास है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है, तो ये आपको प्लान है, मतलब पहले से प्लानिंग है। मशीन पे देखेंगे आप प्रिवेंशन मेंटेनेंस, जैसे मान लो मशीन का मेंटेनेंस करवाना है तो आपने ये डेट फिक्स कर दी कि यार अगले महीने में यार मुझे ये मशीन का मेंटेनेंस कराना इतनी तारीख को। मटेरियल की बात करते तो मटेरियल अगर आप चेंज करोगे तो पहले आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, यानी आपने पहले से प्लानिंग कर ली, तो वो मटेरियल हो गया। मेथड में चेंज, जैसे प्रोसेस के पैरामीटर हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे साइकिल टाइम हो गया। आपने अगर साइकिल टाइम कम कर दिया और आपको पता है कि इतना दिक्कत आ रही है यानी आपको पहले से पता है, तो आपका प्लान चेंज हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग के थ्रू ये सारा काम कर रहे हो, यानी एक्सपेक्टेड चेंज आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक्सपेक्टेड चेंज जो है, प्लान चेंज, वो समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा अनएक्सपेक्टेड चेंज के बारे में। अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चेंज का मतलब होता है दोस्तों अनप्लान चेंज। अनप्लान चेंज यानी कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे अनप्लान चेंज के बारे में आपको ऑपरेटर के बारे में पता था कि उसने छुट्टी ली है, इसमें आपको छुट्टी के बारे में नहीं पता होगा, आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं होगी। आपको ये भी पता, अब अगर हम स्किल की बात करें तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि उस जो नया ऑपरेटर है या जो नया एम्प्लॉई है उसकी स्किल कितनी है, क्या है, यानी उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। दूसरी चीज़, मशीन पे कैसे होगा, मशीन प्लान मेंटेनेंस, यानी मशीन की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसका मेंटेनेंस कब करें, क्या करें। तो अनप्लान चेंज में क्या, तो कभी भी मशीन का मेंटेनेंस कर लिया जाता है, जबकि बगैर उसकी कैपेसिटी का पता लगाए हुए या बगैर उसकी कंडीशन को देखे हुए, तो वो अनप्लान चेंज के तहत आ जाता है। मटेरियल चेंज का मतलब मटेरियल की ग्रेड जो है उसको आपको कस्टमर से पूछना पड़ता है, लेकिन लास्ट टाइम पे जो काम होता है कम समय के अंदर, तो वो हमारा जो होता है वो मटेरियल चेंज के अंदर आता है। जैसे मान लो आपने अनप्लान तरीके से जो है वो कस्टमर से बात करी हो, जैसे अगर पहले से आपने प्लानिंग कर ली कि यार अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे कस्टमर के साथ में, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप लास्ट टाइम पे आप पूछते हो कि आप या कस्टमर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है हमको, वो हमारा मटेरियल चेंज हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेथड चेंज के बारे में। तो इसमें क्या होता है, नो प्रोसेस पैरामीटर चेंज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। अगर कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे, वो अनप्लान चेंज है। अनप्लान चेंज में ये हो सकता है कि आपने अचानक से क्या करा के चलते हुए में फीड बढ़ा दी, कम कर दी, या कटिंग पैरामीटर्स इसमें सेट कर दिए मशीन के अंदर, या कोई भी आपने कुछ चेंज कर दिया, या फिर कोई प्रोसेस है आपका तो प्रोसेस में आपने कुछ चेंज कर दिया हो जिसके बारे में आपने पहले कोई प्लानिंग नहीं करी हो, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अब नॉर्मल कंडीशन के बारे में या अब नॉर्मल चेंज। तो इससे पहले आपको प्लान और अनप्लान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ब्रीफली मैंने उसके बारे में आपको बताया है मेन मशीन मटेरियल का एग्जांपल देते हुए। अब हम बात करेंगे अब नॉर्मल चेंज के बारे में। अब नॉर्मल चेंज क्या होता है दोस्तों, जैसे चलते हुए मशीन चल रही है और मान लो पावर सप्लाई जो आपकी वो कट गई, तो वो आपका अनप्लान चेंज, यानी अचानक हुआ, उसके बारे में हमको पता नहीं था, मशीन चलते चलते बंद हो गई। ये अब नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन आप इसको बोल सकते हो। वो मशीन कैसे बंद हुई, एक्सीडेंट की वजह से भी क्या हुआ है वो चीज़, टूल ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़। इसके बाद पार्ट फॉल डाउन, पार्ट जो है आप जो आपने कंपोनेंट बनाया वो फेल डाउन नहीं, ज़मीन पे गिर गया है, गिर गया तो क्या होगा, उस पर क्रैक आएंगे, डेंट होगा, तो वो एक तरह का आपका डिफेक्ट जनरेट होगा उस पर। ऑयल लीकेज, यहाँ पे रॉ मटेरियल आपके पास कम है, या आपने कोई प्लानिंग नहीं की मशीन पर, आपने ऑपरेटर की प्लानिंग के बारे में आपको कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, यानी सब काम काफ़ी फास्ट होता है और अचानक होता है दोस्तों। अचानक मान लो ऑपरेटर मशीन चला रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसको जाना पड़ेगा, तो उसकी जगह आपको दूसरा फिर ऑपरेटर आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर आपको काम चलाना पड़ेगा कि यार वो तो मेरे पास है ही नहीं, इस ऑपरेटर से मुझे काम चलाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। और ये क्या, ड्यूरिंग इलनेस, मान लो किसी भी एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब हो गई और वो प्रोसेस का काम देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तो तबीयत ख़राब होगी तो उसकी जगह हमको दूसरा बंदा तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है दोस्तों कि आपको बंदे तैयार करने चाहिए। अगर सर दोस्तों ज़्यादातर देखा जाए तो अनप्लान, प्लान्ड और अब नॉर्मल कंडीशन, इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंडीशन बनती है वो अब नॉर्मल कंडीशन होती है, जो अचानक, तो आदमी उसी में परेशान होता है और 4 MB का मैनेजमेंट भी हमको वहीं करना पड़ता है।
अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, काम को रोकना है, उसके बाद सीनियर को बुलाना है, फिर क्या है कि वेट करना है आपको, सीनियर को ऑर्डर करके सीनियर क्या बोलता है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है मैंने वेट की जो है इस पर जल्दी टाइपिंग की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया, तो देख लेना आप। ये रिव्यू, यानी रिव्यू आपको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर सीनियर के ऑर्डर के बाद इसके बाद आपका इंस्पेक्शन होगा। दोस्तों मान लो कोई नया ऑपरेटर है और वो मशीन चला रहा है, सॉरी कोई पुराना है और वो मशीन चला रहा है, तो पुराने के जो पार्ट है आपको वो चेक करने पड़ेंगे। जैसे आप हर 3-3 घंटे में, हर आधे घंटे में चेक करते हो, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा चेक उसको। लेकिन नया ऑपरेटर है तो नया ऑपरेटर आया तो उसके बाद आपको कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा दोस्तों, हर एक पीस पेट्रोल इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा, जिसको आप क्या करते हो दोस्त, क्या बोलते हो, रेट्रोएक्टिव चेक भी बोलते हैं उसको, रेट्रोएक्टिव अप्रोच। तो रेट्रोएक्टिव अप्रोच या रेट्रोएक्टिव चेक को हम बोलते हैं पेट्रोल इंस्पेक्शन। तो पेट्रोल इंस्पेक्शन आपको करना पड़ता है दोस्तों। क्यों करना पड़ता है? अगर मान लो नया ऑपरेटर आया है या फिर नया आदमी कोई प्रोसेस में आया है, तो उसके थ्रू जितने भी पीस जनरेट हुए हैं, जितने भी पीस प्रोड्यूस हुए हैं, उन सभी पीसों को आपको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो पहले वाले ने बनाए और इसमें बनाए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो चीज़। तो उसको आप जो है कंटेनमेंट जोन के अंदर रखते हैं उससे ऐसी चीज़ों को। और इसमें आपका जो पेट्रोल इंस्पेक्शन होता है वो इसी को बोला जाता है, जो हमारा जो पीस होता है कि पीस को चेक करना नया ऑपरेटर लगाने के बाद में। यहाँ पे हम फाइनल इंस्पेक्शन की बात करेंगे दोस्तों। सारी कुछ चीज़ हो जाती है तो हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये चार्ट जो शो किया हुआ है फिशबोन डायग्राम, यहाँ पे मेन मशीन मटेरियल और मेथड का मैंने बनाया है। जबकि आपने फिशबोन डायग्राम देख लो तो काफ़ी लंबे चौड़े बड़े बड़े बनते हैं वो चीज़, लेकिन मैं 4M के थ्रू बना रहा हूँ, तो 4M के थ्रू इसको समझाऊँगा दोस्तों। जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो उस प्रॉब्लम का आउटकम कब होगा, जब हम उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। यहाँ पे हम मशीन की मेन को लेके देखेंगे, तो जैसे मेन आपका ऑपरेटर भी हो सकता है, वो आपका प्रोसेस इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, आपका फील्ड इंस्पेक्टर हो सकता है। मशीन कोई भी हो सकती है, बड़ी मशीन हो सकती है, मैनुअल हो सकती है, ऑटोमेटिक मशीन हो सकती है, वो सारा मटेरियल जो आपको दिया गया है मटेरियल की कैटेगरी वो हो सकती है। मेथड यानी जो प्रोसेस आपका चल रहा है, किस टाइप का आपका प्रोसेस है, वो आपका प्रोसेस उसके अंदर आता है। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कैसा क्या क्या है वो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है 4M का चार्ट बनाना बताऊंगा। बाकी जो 4M का चार्ट आप खुद भी अपने हिसाब से बना सकते हो। सीरियल नंबर आप लिखोगे, एक कॉलम में सीरियल नंबर आएगा, दूसरे में मेन आएगा, मशीन आएगा, मटेरियल आएगा, तो आप उसको 30 दिन के हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको 2 कलर शो हो रहे हैं यहाँ पे, हरा कलर और लाल कलर, तो अगर आपने कुछ अगर चेंज किया है किसी महीने में, कितने चेंज किए, कितनी कितनी तारीख को, तो उसके आगे आप रेड कलर का डॉट लगा सकते हो या उसको डार्क कर सकते हो रेड कलर से, तो यानी इसका मतलब आपने चेंज किया है। अगर आपने मंथली में कोई भी चेंज नहीं किया, आपका प्रोसेस सही चल रहा है, तो आप उसमें ग्रीन वाला भरोगे दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों बताना चाहता हूँ, इसका चार्ट काफ़ी सिंपल होता है। सीरियल होते हैं 1 2 3 4 करके, आप सीरियल एक साइड में लिख दो, एक साइड में आप मेन मशीन मटेरियल लिख दो, और ऊपर में जो कॉलम आप बनाओगे कितने चेंज हुए हैं, कब कब चेंज हुए हैं वो सारा कुछ, और किसके थ्रू हुए हैं वो सारा, जो सिंपल रिपोर्ट बनती है दोस्तों उसी तरह से बनी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो है वो रिपोर्ट बताऊँगा किस तरह से होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी चलिए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।